हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। और आज का जैसे आप लोगों ने टाइटल देख ही लिया होगा कि मेरा जो वीज़ा था वो रिजेक्ट हो गया। सेंजन वीज़ा जो मैंने लगवाया था स्पेन का। तो इस वीडियो में मैं आपको वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि क्या मैंने मिस्टेक करी थी जो आप लोगों को नहीं करनी है। उसके अलावा मैंने किस तरीके से वो वीज़ा लगाया था और क्या रिजेक्शन उन लोगों ने मुझे दिया। और इनफैक्ट ये मैंने 2 बार अप्लाई किया था, दोनों बार उसको रिजेक्ट कर दिया गया। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये वीडियो जो बना रहा हूँ स्पेन वीज़ा पे, ये मैंने अभी नहीं लगाया था, ये पैंडेमिक से पहले लगाया था जब चीज़ें सारी नॉर्मल थी। तो आप समझ सकते हैं अभी जब से पैंडेमिक आया तब से तो जो चीज़ें हैं वो और भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो गई हैं। तो ये वीज़ा की बात है, जस्ट बिफोर द पैंडेमिक मैं जाना चाहता था स्पेन। अब उस समय मैं ब्लॉग्स नहीं बनाता था, इसीलिए मैं सोचा इस इंफॉर्मेशन को आपके साथ शेयर किया जाए ताकि आप लोगों को ये सारी इंफॉर्मेशन मिल सके। तो उस समय मैंने सोचा कि चलो यूरोप घूम के आते हैं, क्योंकि मैं एक लैंग्वेज बोलता हूँ। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, कि मैं एक लैंग्वेज बोलता हूँ स्पेनिश, जो बोली जाती है स्पेन में और लैटिन अमेरिका में। लैटिन अमेरिका मतलब साउथ अमेरिका में। तो उस समय मैंने नई नई लैंग्वेज सीखी थी और उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि चलो घूम के आते हैं और देख के आते हैं कि यूरोप कैसा है। तो कुछ मेरे फ्रेंड्स भी बने थे स्पेन के, तो मैंने सोचा चलो स्पेन चलते हैं। अब बात आती है कि बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि जो है तुम्हारा पासपोर्ट जो होगा फ्रेश होगा इसीलिए रिजेक्ट हो गया होगा। बिल्कुल सही सोच रहे हो। उस समय मेरा पासपोर्ट जो है वो फ्रेश था, बट वहीं पर किसी ने बताया कि यदि आप एक इनविटेशन लेटर मंगा लेते हैं अगर वहाँ के किसी लोकल पर्सन से जो वहाँ रहता है, जिसके पास वहाँ की नेशनैलिटी है, तो आपके जो चांसेस हैं वो ना के बराबर है वीज़ा रिजेक्शन के। बट मेरा जो वीज़ा था वो फिर भी रिजेक्ट हो गया, और एक बार नहीं 2 बार हुआ, और दोनों बार सेम रीज़न दिया। ये क्या रीज़न दिया वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखो। लेकिन सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि अब सबसे पहले बात आती है कि जब भी आप सेंजन वीज़ा अप्लाई करते हो तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि उससे पहले या तो आप बहुत सारी कंट्रीज घूम लो कि इंडियंस के लिए इजी नहीं है। तो उसमें मेरा फ्रेश पासपोर्ट था, तो जब मेरे को बताया गया कि ना ऐसा करो कि तुम इन्विटेशन लेटर मंगा लो तो ईजिली तुम्हारा वीज़ा लग जाएगा। तो मेरा एक वहाँ पे फ्रेंड था, मैंने उसको बोला, उसने बोला ठीक है। और मतलब जिन लोगों को नहीं पता मैं बता देता हूँ, स्पेन से अगर आप इन्विटेशन लेटर मंगाते हो तो 80 यूरो मतलब 8-8-64 मतलब करीबन 6500 रुपये लगते हैं उस इनविटेशन लेटर को बनवाने में। तो उस बंदे ने मतलब मेरे लिए वो इनविटेशन लेटर बनवाया, 6500 रुपये दिए, और उसके बाद उस लेटर को भेजा। उसमें वो ये लिखते हैं कि ही इज़ माई फ्रेंड, और वो जो है ये जो है मेरा फ्रेंड है इंडिया से, ये विजिट करना चाहता है, इस देश को घूमना चाहता है, और आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द वीज़ा, जब वीज़ा जैसे ही एंड होगा ये अपने देश वापस चला जाएगा। क्योंकि जब भी आप सेंजन वीज़ा अप्लाई करते हो तो उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि सेंजन वीज़ा के अंदर, यूरोपियन यूनियन के अंदर जितनी भी सारी कंट्रीज आती हैं वो सारी कंट्रीज आप घूम सकते हो। वीज़ा सिर्फ लगवाओगे आप स्पेन का, आप घूम सकते हो फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड्स, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, जितनी भी सारी सेंजन में कंट्रीज आती हैं वो सारी जगह आप घूम सकते हैं। तो अब क्या हुआ, इसीलिए जो है वीज़ा बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है इंडियंस के लिए, स्पेशली यूरोप जाना। अब क्या हुआ कि मेरा तो ब्लैंक पासपोर्ट था, जो भी सारी प्रोसेस होती है उस प्रोसेस में क्या था कि आपके पास रिटर्न फ्लाइट टिकट्स होनी चाहिए। तो उसके लिए या तो आप पहले बुक कर लो जो फुल रिटर्न के साथ मिल जाती है, मैंने वही किया था। उसके अलावा बैंक बैलेंस का ऐसा कुछ लिखा नहीं होता है कि कितना होना चाहिए, पर मैं बता देता हूँ उस समय मेरे अकाउंट में एक 20 या 30 के पास जो थे आसपास उसमें पैसे थे। ठीक है, उसके अलावा जो है उन्होंने मांगा था होटल बुकिंग्स, तो होटल बुकिंग की जगह मेरे पास इनविटेशन लेटर था तो मैं वहां पे रुकने वाला था। दूसरी चीज उन्होंने मांगी थी कि इंश्योरेंस कवर होना चाहिए 30,000 यूरो का, वो भी मैंने ऑलरेडी ले लिया था पहले ही अप्लाई करने से पहले। एक उन्होंने कवर लेटर मांगा था जिसमें सारा मेंशन कर दिया था कि वजह कि मैं क्यों जाना चाहता हूँ, क्यों विजिट करना चाहता हूँ और मैं कब से कब तक वहां रहने वाला हूँ। तो ये सारी चीजें लगाने के बाद मैं उसको जाके सबमिट करके आ गया, और सबमिट करने के बाद 3 दिन बाद मेरे पास मैसेज आता है कि जो है ये जो स्पेन का अगर वीज़ा आप लगाते हैं तो ये लगता है BLS में, BLS करके है, ये पंचकुइया मार्ग पे CP के पास ही वहाँ पे ऑफिस है, वहाँ जा सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। मेरा जो है पासपोर्ट वापस आ गया। तो मैं गया वहाँ पे देखने के लिए, तो मैंने जब खोल के देखा तो ब्लैंक था, वहाँ पे उन्होंने एक पेपर दे दिया। तो अब जो लोग कहते हैं कि अगर आपके पास इन्विटेशन लेटर है और वो रिजेक्ट नहीं होता है
तो जब भी आप इनविटेशन लेटर बनवाएं तो वहां पर एक चीज का ध्यान रखें कि जब भी इनविटेशन लेटर बनवा रहे हो जिससे, उसका थोड़ा बैकग्राउंड चेक कर लें। उसका क्या चेक करना है कि वो बंदा जो है वहां का लोकल है कि नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो मान लो इमिग्रेट करके जाके वहां पे, और वो तुम्हारा कोई दोस्त बन गया और उसने तुम्हारा इनविटेशन लेटर बना के दिया। हो सकता है, मुझे क्लियर आइडिया नहीं है, बट हो सकता है ये भी एक रीजन जिस वजह से मेरा ये जो था वो रिजेक्ट हो गया। दूसरी चीज हो सकती है कि हमारे जो मेरे अकाउंट में बैलेंस था वो बहुत कम था, बट मैं सिर्फ 15 या 20 दिन के लिए जा रहा था, शायद 20 दिन के लिए जा रहा था। तो 20 दिन के लिए, और उसमें मैं दोस्तों के यहाँ भी रुकने वाला था। इनविटेशन लेटर था जिसमें ये भी लिखा था कि अगर मेरे पास फंड्स की मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मेरा जो है वो दोस्त हेल्प करेगा। अब बात आती है, उसके अलावा फ्लाइट टिकट्स वगैरह तो मैंने ले ही रखी थी। अब क्या हुआ कि जब वो रिजेक्ट होके आ गया तो मैं गया वापस वहां पे पता करने के लिए कि मेरा तो वीज़ा रिजेक्ट हो गया। तो उन्होंने बोला कि तुम इसको ना रीअप्लाई कर सकते हो और पूछ सकते हो कि आपने ऐसा क्यों सोचा, क्योंकि उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स देख के ही उसको रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि जो है पासपोर्ट ब्लैंक था, उसके अलावा इतने ज़्यादा पैसे भी नहीं थे। तब मैंने जस्ट काम करना स्टार्ट ही किया था और घूमने का था, और मैंने ऊपर से जिस बंदे से इनविटेशन लेटर मंगाया था वो भी इमिग्रेंट था, वहाँ पे जाके रहने लग गया था जाके। बट वो काफ़ी टाइम से रह रहा था, उसके पास नेशनैलिटी थी, शादी कर चुका था वहीं पे जो है लोकल लड़की से। तो अब क्या हुआ कि जब रिजेक्ट हो गया, जब मैंने दोबारा एम्बेसी से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, तो उन्होंने फिर से वही सेम रीजन दे दिया और मुझे ना इंटरव्यू के लिए बुलाया ना किसी चीज के लिए बुलाया। तो मुझे लगता है एक रीजन हो सकता है कि बंदा इमिग्रेंट था, वहां पे नेशनैलिटी रही थी, हो सकता है उनको लगा हो कि जब ये बंदा ऐसा कर सकता है कहीं मैं ऐसा ना करूं। पहली चीज। दूसरी चीज फंड हो सकता है। तीसरी चीज, मेरे पासपोर्ट पे कोई भी उससे पहले ठप्पा नहीं लगा हुआ था। और चौथी चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, बहुत सारे लोग सोचते हैं नौकरी वाला एनओसी सर्टिफिकेट हो तो इजीली मिल जाता है। ये सही बात है, अगर आप पे एनओसी है, आपने कंपनी से एनओसी ले लिया, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं, तो इजीली लग जाता है। बट मैं उस समय फ्रीलांस काम करता था, आज भी फ्रीलांस काम करता हूँ। तो उसमें था क्या कि अब मैं कोई सोर्स ऑफ इनकम फिक्स नहीं दिखा सकता था और ना ही मैं एनओसी किसी से ले सकता था। मैंने वहां पे मेंशन किया कि मैं इस तरीके का एक फ्रीलांस काम करता हूँ। अब अगर मैं इस तरीके का फ्रीलांस काम करता हूं तो उसका कोई रिटर्न प्रूफ तो होता नहीं है, कभी आ गया, कभी कम काम है, कभी ज्यादा काम है, कभी बिल्कुल भी काम नहीं है। तो एक ये भी वजह हो सकती है। अब बताना चाहूंगा कि सबसे लास्ट में कि अगर यदि आप लोग अप्लाई कर रहे हैं तो किन चीजों का ध्यान रखो कि उससे पहले शेंगेन वीजा अप्लाई करने से पहले, यदि आप नौकरी नहीं करते हैं, यदि आप स्टूडेंट नहीं है, तो अप्लाई करने से पहले कोशिश करो, यदि आप ट्रैवलर हो, घूमना चाहते हो, तो पहले आसपास की थोड़ी कंट्रीज घूम लो, या फिर कोई ऐसा रीजन दो उनको कि आप इंडिया वापस आ जाओगे। अब जैसे कि बहुत सारे लोग पूछे कि ऐसा मैंने क्या लगाया था कि मैं इंडिया वापस आ जाऊंगा, तो मैंने वहां पे एक मेंशन किया था कि मेरे पास मेरे नाम से कुछ प्रॉपर्टीज थी, उन प्रॉपर्टीज के जो पेपर थे वो मैंने लगा दिए थे उसमें। अब वो थे हिंदी में। हो सकता है उन्होंने उस चीज को पढ़ा ही ना हो, या हो सकता है पढ़ा हो तो समझा ना हो, मुझे नहीं पता। बट लोग कहते हैं कि अगर आप कोई ऐसा प्रूफ दे देते हैं कि आप वापस आ जाओगे तो ईजिली आपका जो है एक्सेप्ट हो जाता है। मैंने वो भी मेंशन कर दिया था, भाई मेरी प्रॉपर्टीज है, मेरी फैमिली यहाँ रहती है, मैं ऑब्वियसली यहाँ पे आ जाऊंगा, मेरा इंटेंशन भी कोई ऐसा नहीं था। तो ये वजह भी फेल हो जाती है, उन्होंने मेरा तब भी रिजेक्ट कर दिया। अब बात आती है कि थोड़ा बहुत घूम लो, अगर नौकरी कर रहे हो तो बेस्ट है, अगर नौकरी नहीं कर रहे हो, फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो बेटर ये है कि शेंगेन वीजा मांगने से पहले आप आसपास की कंट्रीज जो ईजिली घूम सकते हो, या मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि वो पहले घूम लो उसके बाद जाओ। बैंक बैलेंस थोड़ा बना लो। मेरे ख्याल से अगर आप यूरोप जा रहे हो तो मेरा ये सोचना है कि, क्योंकि वहाँ पे जब मैंने पूछा था बोले कि आपके फंड्स कम है, ऐसा करो, जो वहाँ पे FBLS में जो एक मैडम थी उन्होंने बोला कि आपके ना फंड्स बहुत कम है, ऐसा करो कि आप उनका अकाउंट स्टेटमेंट मांग लो। अब यार किसी ने आपको इन्विटेशन लेटर बनवा के दिया, इतने 80 यूरो खर्च किया, उसके बाद आप उसको बोलो कि यार अपना अकाउंट स्टेटमेंट भी दे दो, मेरे को वो सही भी नहीं लगा मांगना, और फिर मैंने वो मांगा भी। तो मुझे ये भी पता चला कि मेरे पास जो फंड्स थे वो भी बहुत कम थे। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखो। और उसके अलावा जो है, जब भी आपको मेंशन कर रहे हो प्रॉपर्टी पेपर्स या जो भी है, उसकी नोटरी करवा लो, और कोशिश करो उसको इंग्लिश वगैरह में ट्रांसलेट करवा के ही लगवाओ, ताकि जो है अगर सामने वाला देखे तो उसको समझ में आ जाए। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज होती हैं वहाँ पे उनकी लोकल लैंग्वेज बोली जाती है और वो उसमें प्रिफर करते हैं। जैसे स्पेन में वो कहते हैं कि अगर आप जो लेटर बना रहे हो अगर आप उसको स्पेनिश में बना दें तो इट्स गुड। और वैसे मैंने किया था, मुझे तो स्पेनिश आती है तो मैंने उसको स्पेनिश में ही बना दिया था।
अब मैं बताता हूँ मेरा जो वीज़ा का रिजेक्शन का कारण था बहुत ही कॉमन है, जो सब लोगों को ही वो बोलते हैं कि उन्होंने उसमें एक पेपर था, उस पेपर में 10 से 12 पॉइंट लिखे हुए थे, उस 12 पॉइंट में एक पॉइंट लिखा हुआ था कि उसमें उन्होंने टिक मार दिया पेन से। इसका मतलब ये रीज़न है जिस वजह से उन्होंने रिजेक्ट किया, और रिजेक्ट का रीज़न था कि उनको डर है कि मैं वहाँ जाने के बाद वापस नहीं आऊँगा। अब अगर उनको डर है कि वहाँ जाने के बाद वापस नहीं आऊँगा, तो उसके लिए मैंने देखो सबसे पहली चीज़ थी इन्विटेशन लेटर, कि एक बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है तो ऑब्वियसली कि आपको एक मैं फिक्स एड्रेस दे रहा हूँ कि मैं यहाँ पर जा रहा हूँ। यदि ऐसा होता है तो आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं अगर मैं वीज़ा एक्सपायर होने के बाद भी वहाँ से वापस नहीं आता हूँ। दूसरी चीज़ चलो वो भी छोड़ देते हैं, उसके बाद मैंने उनको प्रॉपर्टीज़ दिखाई कि मेरे नाम की प्रॉपर्टीज़ हैं, तो मैं वापस तो आऊँगा ही, बट हो सकता है उनको लगा हो ये बंदा फ्रीलांसिंग काम करता है, तो हो सकता है वहाँ से भी फ्रीलांसिंग काम करने लगे। बट उन्होंने जो रीज़न दिया था वो यही रीज़न दिया था। तो आप लोग देख लो, जब भी अप्लाई करो तो कोशिश करो कि अगर इनविटेशन लेटर मंगा रहे हो तो वहाँ के किसी वहीं जिसका जन्म हुआ हो, वहीं रह रहा हो, वहीं पला बड़ा हो, उससे मंगाओ। कोशिश करो कि जिससे मंगा रहे हो उसका जो है फिनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए। अगर ये नहीं कर रहे हो, डायरेक्ट लगा रहे हो, फ्रीलांसर हो, तो उससे पहले 2-4 कंट्रीज आसपास की घूम लो तब लगाओ। यदि आप नौकरी करते हो तो फिर आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे आप अकाउंट स्टेटमेंट लगा सकते हैं, मेरी भी ये सैलरी आती है, आप एनओसी भी लगा सकते हो, आपका आईटीआर भी आ रहा होगा, आप वो भी लगा सकते हो। तो नौकरी वालों के लिए तो ईजी हो जाता है, बट जो फ्रीलांसर हैं या फिर जो सिर्फ घूमना ही चाहते हैं, स्टूडेंट हैं, उन सब लोगों के लिए यही मेरा मानना है कि पहले ये सारी चीज़ें कर लो, फिर उसके बाद करो। तो मैं आशा करता हूँ ये मेरा एक्सपीरियंस जो हुआ रिजेक्शन का, सेंक्शन वीज़ा का, उससे आप लोग जो है कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, और जब भी आप अप्लाई करें तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखें। और बस यही है, और अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।